नमस्ते। IHSD क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें ट्रेडिशनल थ्योरी जैसे आइडियलिस्ट थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, न्यू रियलिज्म ये भी पढ़ेंगे, और हम साइंटिफिक थ्योरी, सिस्टम्स थ्योरी, गेम थ्योरी और फेमिनिज्म भी पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम सिर्फ ट्रेडिशनल थ्योरी मतलब आइडियलिस्ट थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी और न्यू रियलिज्म पढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी सारे जो 3 थ्योरी है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ट्रेडिशनल और साइंटिफिक थ्योरी का जो अंतर है वो बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से उसकी हिस्ट्री नहीं समझ में आता है, कैसे उसका बेस बना वो भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, जिसमें आइडियलिज्म आता है, रियलिज्म आता है और न्यू रियलिज्म आता है, उसका जो बेस है वो मेनली फिलोसॉफिकल और एम्पिरिकल रिसर्च है। इसके पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आइडियलिज्म थ्योरी का जन्म बहुत पहले हुआ था, और रियलिज्म थ्योरी भी मैकियावेली के समय से शुरू हुआ है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो उसमें जो थ्योरीज है वो बहुत बाद में शुरू हुआ, क्योंकि पहले स्टेट उतना अच्छे से नहीं था। हम लोग एक पॉलिटिकल सेटअप देखते थे, लेकिन जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है वो नहीं था। तो पहले जो थ्योरी था वो अलग था। इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू हुआ जब प्रॉपर स्टेट सिस्टम बना, और उसके बाद जो थ्योरीज आते हैं उसमें हम देखते हैं कि मेनली जो स्टेट के साथ स्टेट का रिलेशन है या स्टेट के साथ नॉन स्टेट एक्टर का रिलेशन है वो बताया जाता है। लेकिन उसका भी 2 हिस्सा है। जैसे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 में, उसके पहले जो थ्योरीज आए थे उसमें हम मेनली देखते थे फिलोसॉफिकल बेस या एम्पिरिकल बेस। फिलोसॉफिकल बेस में क्या होता था, उसमें ज़्यादातर वैल्यूज़ की बात किया जाता था, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, ये मेनली वहाँ पे डिस्कस होता था। जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रेको रोमन पीरियड से ही ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में हम ये देखते हैं कि मेनली जब से स्टेट शुरुआत हुआ उस समय से शुरू हुआ है। और दूसरा जो स्टाइल है, दूसरा जो बेस है वो है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब है कि जब हम देखते हैं कि एक डिस्क्रिप्टिव मेथोडोलॉजी या फिर एम्पिरिसिज्म या फिर कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम थ्योरी बनाते हैं। 17th सेंचुरी यूएसए और यूके में हम देखते हैं कि एम्पिरिकल स्टडी शुरू हुआ है, जिसमें मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू और डेविड ह्यूम, ऑगस्ट कोम्ते ये सब शामिल थे। तो ये जो फिलोसॉफी या एम्पिरिसिज्म, इसके बेस पे जो थ्योरी बना वो है आइडियलिज्म, रियलिज्म और न्यू रियलिज्म। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि साइंटिफिक थ्योरी आता है। इनफैक्ट उसके पहले भी आया था, मतलब 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स को बताया जाता है कि पहला साइंटिफिक थ्योरी दिया है। लेकिन इसका जो पीक है वो 1950 और 60 से यूएसए में स्टार्ट हुआ, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए में स्टार्ट हुआ। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोगों के बिहेवियर को ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, और उसके हिसाब से हम थ्योरी को देखते हैं। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि थ्योरी पॉलिटिकल साइंस की जो है वो बहुत पहले से ग्रेको रोमन ट्रेडिशन से इवॉल्व होना शुरू हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरी तब से शुरू हुआ जब से मॉडर्न स्टेट सिस्टम आया। अब मॉडर्न स्टेट सिस्टम का मतलब क्या है कि मानिए पहले जो स्टेट था वो मोनार्की था, मतलब उसमें जो बाउंड्री था वो डिफाइंड नहीं था,
वो बहुत ही सॉफ्ट बाउंड्री था जो इजीली चेंज होता रहता था, और जो लोग थे वो भी नहीं जानते थे वो किसके अंडर में है। जैसे हमारे पास एक वोटर आईडी है तो हम जानते हैं कि हम किस देश के सिटीज़न हैं। सिटी स्टेट्स तो ग्रीक समय से ही शुरू हो गया था, लेकिन प्रॉपर जो एक सिटीजनशिप है या सॉवरेंटी है या लोग या उसकी जियोग्राफी जो स्टेट का है वो सब नहीं हुआ था, क्योंकि एक बहुत ही एनार्किक वर्ल्ड था। लेकिन 1648 में जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुआ 30 इयर्स वॉर के बाद यूरोप में, तो उसके बाद मॉडर्न स्टेट इवॉल्व हुआ। क्योंकि यूरोप के क्या था कि यूरोप में जो रोमन एम्पायर था वो उसमें कौन से राज्य कौन से जगह पे रहेगा और किसका साम्राज्य कितना तक रहेगा वो बहुत ही एक डाइल्यूटेड वर्जन था। तो हम देखते हैं कि 1648 में यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो अपना एक ट्रीटी करते हैं, वेस्टफालिया ट्रीटी, जिसके अंडर में वो अपना अपना जो स्टेट है और अपना अपना जो कॉलोनी है उसको डिमार्केट कर देते हैं। और कॉलोनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूरोप जो है वो पूरे वर्ल्ड का सेंट्रल ग्रेविटी फोर्स माना जाता था, भर केंद्र जिसको बोलते हैं, क्योंकि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब जगह पे इनका ही कॉलोनी था। पूरे विश्व में यूरोपियन कंट्री ही अपना कॉलोनी एस्टेब्लिश करके राज कर रहे थे। तो इसलिए यूरोपियन कंट्री का जो राजनीति है या इंटरनेशनल रिलेशंस है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उस समय से हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस एज ए सेपरेट डिसिप्लिन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस को एकदम अच्छे से पढ़ना शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि उस समय हम लोग देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश्ड हो रहा है 1919 में, और वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट प्रोग्राम में ये बता रहा है कि हम लोगों को और अच्छे से स्टेट को एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, और एक काइंड ऑफ नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो वर्ल्ड में आ रहा है। क्योंकि उसके पहले क्या था, ये सारे वर्ल्ड में हम लोग देखते थे कॉलोनी है, तो उसका कोई इंडिपेंडेंस नहीं था कि अपना वो पॉलिसी बनाए। लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कि छोटा छोटा जो राष्ट्र है वो तैयार हो रहा है, और उनका एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन होगा वो बहुत इम्पोर्टेंस पाया जा रहा है। तो स्टेट का सिर्फ जो पॉलिटिक्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं रह रहा है, पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो हम देखते हैं कि ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरी इवॉल्व हो रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के मेनली दो थ्योरी इम्पोर्टेंट है, एक है आइडियलिज्म और दूसरा है रियलिज्म। रियलिज्म का भी भाग है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म का मेन जो बहुत सारे स्टूडेंट जो गड़बड़ करते हैं वो है कि वो आइडिया को समझ लेते हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकल साइंस के थ्योरी और इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरी में अंतर है। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग देखते हैं कि आइडियलिज्म या आइडिया को मेन बताते हुए बहुत सारे थियोरिटिशियन हैं जो थ्योरी दिए हैं, जिनमें हेगल भी है जो आइडियलिज्म की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, थुकिडाइडिस भी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के आइडियलिज्म की बात करते हैं तो हम लोग वुड्रो विल्सन की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन 1918 में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब एकदम अंत होने वाला था, उस समय एक 14 पॉइंट स्पीच दिया था, ठीक है। तो ये स्पीच में 14 पॉइंट क्या था? पीस के लिए था, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि 1918 में जो वर्ल्ड के बिगेस्ट पावर थे, जैसे ब्रिटेन या फ्रांस या रशिया या जर्मनी या इटली, ये सब कंट्री जो है वो युद्ध में बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो पूरे वर्ल्ड और ये सारे बड़े बड़े कंट्री चाह रहे थे कि एक शांति कायम रहे। अब शांति कैसे आएगा? उसके लिए वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स कहा। तो उनका जो मेन थ्योरी था वो था थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक पीस।
डेमोक्रेटिक पीस में वो कहा था, क्या कहा था कि डेमोक्रेसी आप ला दो तो पीस आएगा। अब ये जो कंट्रीज थे यूरोप के, ज़्यादातर कंट्री में उस समय हम मोनार्की देखते हैं, डेमोक्रेसी नहीं था। तो डेमोक्रेसी यूएसए में था, और डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम वो पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो ऑटोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राजा हमेशा दूसरे कंट्रीज़ को जीतने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेसी हो तो डेमोक्रेसी के जो मेन बेस है वो है वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, मतलब जस्टिस, पीस, इंटरनेशनल लॉ, ये सब। तो डेमोक्रेटिक कंट्री एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। तो अगर सारे वर्ल्ड में सारे कंट्री के जो स्टेट सिस्टम है उसमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड हो जाए तो ऑटोमेटिकली पीस आ जाएगा। तो ये आइडियलिज्म का जो थ्योरी है इसको डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि फिर मानिए अगर ठीक है डेमोक्रेसी है, लेकिन मानिए दो कंट्री के बीच में कोई इंटरेस्ट को लेके या कोई भी चीज़ों को लेके अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर उसमें हम लोग कैसे समाधान करें। तो उसके लिए वुड्रो विल्सन ने कहा डायलॉग इम्पॉर्टेंट है। अब डायलॉग कैसे होगा, उसके लिए वुड्रो विल्सन ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात किया था। मतलब मानिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, उसके पहले लीग ऑफ नेशंस था, या फिर मानिए बहुत सारे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, मानिए सार्क है या आसियान है, ये लोग क्या करते हैं। मानिए आसियान को हम देखते हैं, सार्क उतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन आसियान में क्या होता है कि साउथ ईस्ट एशिया के जितने नेशन हैं वो साल में एक बार मिलते हैं, और उन लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो बैठ के डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं डायलॉग। वो लड़ाई नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, और बातचीत करके कोऑपरेशन करके वो हार्मनी इस्टेब्लिश करते हैं। जो भी प्रॉब्लम रहता है वो ख़त्म हो जाता है, वो जो भी जिसको भी क्लेश है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि सब मिलके एक कलेक्टिव सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करते हैं। मतलब हाथ एक दूसरे का पकड़ के रखते हैं और बोलते हैं कि जो तुम्हारा शत्रु है वो सबका शत्रु है। मानिए फॉर एग्जांपल अगर 4 कंट्री है, 4 कंट्री में से एक कंट्री को अगर कोई बाहर का कंट्री अटैक कर रहा है तो वो चारों कंट्री मिलके उस बाहर के कंट्री को रोकेगा। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है, ऐसे जो सिक्योरिटी ब्लॉक्स है वो ऐसे ही बने हुए हैं। तो आइडियलिज्म में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी और डायलॉग, ये जो डबल डी है, ये डबल डी है मेन सोर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, और इसको हम अलग तरीके से इंटरनेशनलिज्म भी बता सकते हैं। इंटरनेशनलिज्म लिबरल और सोशलिस्ट दोनों ही देते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग एक कॉमन ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। मतलब कि मानिए अगर हम पूरे वर्ल्ड को कंट्री में डिवाइड ना करके इंसानों के बारे में सोचे तो पूरे वर्ल्ड में सेम तरह का स्पेसीज है, दैट इज़ इंसान, राइट। तो एक दूसरे के साथ वो बोलते हैं कि उनका एक संबंध है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक दूसरे के साथ मिलके एक कोऑपरेशन करते हैं। मतलब यहाँ पे जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें स्टेट का जो कोऑपरेशन है उसकी बात होता है, लेकिन इंटरनेशनलिज्म में हम लोग पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं, जिसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि सारे वर्ल्ड एक ही स्पेसीज है, ह्यूमन स्पेसीज, तो हम एक दूसरे के साथ मिलके एक शांतिपूर्ण, एक अच्छा कंट्री या फिर आप बोल सकते हैं ग्लोबल विलेज बना सकते हैं और हम शांति भी ला सकते हैं। ठीक है, तो सारा जो कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आइडियलिज्म में मेनली इसी की बात करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रियलिज्म को। रियलिज्म और न्यू रियलिज्म 2 हिस्सा है। ठीक है, पहले हम रियलिज्म को समझते हैं।
रियलिज्म का जो मेन प्रोपोनेंट है वो है हांस जे मॉर्गेंथु। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में रियलिज्म देखेंगे तो मॉडर्न रियल पॉलिटिक का जो पहला बोला था वो है मैकियावेली। मैकियावेली के बारे में मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल एसेंस में पहली बार जो रियलिज्म की बात कहा वो है हांस जे मॉर्गेंथु। ओके, उन्होंने 1948 में एक किताब लिखा पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। उसमें उन्होंने ये बात कहा था। अब यहाँ पे एक मज़ेदार फैक्ट आपको बता दूँ कि वुडरो विल्सन जिस समय आइडियलिज्म का 14 पॉइंट प्रोग्राम बोल रहे थे 1918 में, उसी समय मॉर्गेंथु अपना थीसिस लिख रहे थे, डॉक्टरल थीसिस। और उसके बाद उन्होंने 1920s में ये थीसिस सबमिट किया, जो बाद में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और उस थीसिस को अच्छे से उन्होंने इलाबोरेट करके 1948 में किताब की तरह उसको पब्लिश किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम मॉर्गेंथु के रियलिज्म की बात करते हैं तो हम सिर्फ पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर तक पढ़ते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स और पावर, ये डबल पी को हम सिर्फ इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन उनका जो पूरा किताब का नाम है वो है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। तो 3 पी है, 2 पी नहीं है। इसीलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स और पावर के ऊपर जोर नहीं दिया, उन्होंने पीस के ऊपर भी जोर दिया। ठीक है, कैसे वो मैं आपको इलस्ट्रेट करूँगी। लेकिन आइडियलिज्म का जैसे मेन मकसद है पीस, रियलिज्म का भी मेन मकसद है पीस, लेकिन अलग तरीके से। ठीक है, तो रियलिज्म में क्या बताया जाता है? रियलिज्म में ये बताया जाता है कि स्टेट जो है वो ह्यूमन नेचर की तरह है। मतलब एक इंसान जैसे जेलस है, वो हमेशा अपना इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं और वो हमेशा अपने को सिक्योर रखने के सोचते हैं। स्टेट भी वैसा ही है। तो स्टेट जैसे इंसान अपना इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, स्टेट को हमेशा ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। वो अगर ये सोचने लगेगा कि हम दूसरों का कल्याण करेंगे, हम दूसरे के साथ मिलजुल के दूसरा का भी उन्नति करेंगे, ये बकवास है। जो आइडियलिज्म में कहा जाता है मॉरलिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो मॉर्गेंथु कहते हैं बकवास है। क्योंकि अगर हम दूसरे के भलाई के लिए सोचेंगे तो पूरा जो वर्ल्ड है, सिस्टम है, वहाँ पे पावर पॉलिटिक्स चलता है कि पावर मेन है, तो हम फिर पीछे रह जाएंगे। तो हमें हमेशा किसको इम्पोर्टेंस देना है? वो है नेशनल इंटरेस्ट। इसको याद रखिएगा कि आइडियलिज्म का जो मेन मोटो है वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन और रियलिज्म का जो मेन मोटो है वो है नेशनल इंटरेस्ट। जैसे मैन या ह्यूमन बीइंग इगोइस्ट होते हैं, वो हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं, ऐसे स्टेट भी हमेशा खुद के बारे में ही सोचता रहता है। ठीक है, अब पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब ये है कि आप दूसरे को कितने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो दूसरे को जब आप कंट्रोल कर पाते हैं तो क्या होता है कि आप सबके ऊपर ज़्यादा पावरफुल खुद को प्रूव कर सकते हैं, राइट। मानिए फॉर एग्जांपल आप एक दूसरे कंट्री को अगर कंट्रोल कर पा रहे तो फिर वो दूसरा कंट्री कभी आपको अटैक नहीं करेगा, राइट। और आप भी जानते हैं कि वो कभी हम आपको परेशान भी नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मानिए इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी है, हम देखते हैं कि नेपाल, भूटान, मालदीव ऐसे जो छोटे मोटे कंट्री है नेपाल इंडिया के आजू बाजू में, उनको वो हमेशा कोशिश करता है कि उसके फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा बहुत वो कंट्रोल कर सके। तब क्या होगा कि इंडिया को कभी वो लोग अटैक करने का नहीं सोचेगा, क्योंकि वो लोग इमीडिएट नेबर है। नहीं तो क्या होगा, चाइना, नेपाल, भूटान, मालदीव ये सब कंट्री को अपना दोस्त बना के या उसको कंट्रोल करके इंडिया को अटैक आराम से कर सकता है, राइट। तो इसीलिए हमेशा दूसरे कंट्री के ऊपर अपना पावर रखना पड़ेगा, अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा। दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ रियलिज्म। तो
रियलिज्म में हम लोग देखते हैं कि 6 प्रिंसिपल मॉर्गन्थो ने दिया है। वो 6 प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि हमेशा अगर हम स्किलफुल डिप्लोमेसी करेंगे ये 6 प्रिंसिपल को मान के, तो हम स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू, नहीं तो फिर सिक्योरिटी डिलेमा आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि ये पीस जो है वो इम्पॉर्टेंट है रियलिज्म में, क्योंकि सिर्फ पावर या सिर्फ पॉलिटिक्स कहा नहीं जा रहा है, रियलिज्म में पीस की भी बात करता है। अब ये सिक्योरिटी डिलेमा क्या है? सिक्योरिटी डिलेमा का मतलब है, मानिए हमारे जो आजू बाजू में कंट्री है वो अगर ज़्यादा आर्मामेंट कर रहे हैं, अस्त्र रख रहे हैं, तो हम भी इनसिक्योर फील करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि हमारे जो आजू बाजू के कंट्री है वो बिल्कुल शांत है और हमको कभी अटैक नहीं करेगा, तो हम अपना सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद की कुछ दिन की बात अगर सोचे तो हमारे पहला प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने क्या सोचा था? ये सोचा था कि आइडियलिज्म हम फॉलो करेंगे, हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपना संबंध अच्छा बनाएंगे और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करेंगे, सब डेमोक्रेसी है तो एक दूसरे को कभी अटैक नहीं करेंगे कोई। तो उन्होंने क्या किया, सारा पैसा अपना लोगों के भलाई में लगा दिया और डिफेंस को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दिया। 1955 में उन्होंने क्या किया, चाइना के साथ उन्होंने पंचशील किया। चाइना उनके इमीडिएट नेबर थे और चाइना बहुत पावरफुल थे, लेकिन नेहरू को ये गलतफहमी था कि हम पंचशील साइन किए हैं, हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो फिर कभी बांदुंग कॉन्फ्रेंस के थ्रू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। तो उन्होंने ये सोचा कि कभी कोई भी कंट्री, पाकिस्तान हो या चाइना हो, हमें अटैक नहीं करेगा। और क्या हुआ कि 1962 में हम लोग बहुत बुरे तरीके से चाइना के साथ पराजित हो गए। तो इससे क्या प्रूव होता है कि सिक्योरिटी डिलेमा का मतलब ये है कि मानिए दूसरे कंट्रीज जो है, अगर वो अपने को अटैक कर सकता है या पावरफुल है, ये सोच अगर हमारे अंदर रहेगा तो हम अपने को भी प्रोटेक्शन की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दैट इज सिक्योरिटी डिलेमा। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पावर हो, मतलब पूरे आजू बाजू में या पूरे वर्ल्ड में अगर अच्छे से पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, कोई ग्रेट पावर हो जो सबको दबा के रख रहा है कि नहीं कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा, या कोई इंटरनेशनल कोई ऐसा ट्रीटी है या सिक्योरिटी ब्लॉक है जो सबको दबा के रख रहा है कि नहीं कोई अटैक किसी से नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा। जैसे मानिए अभी क्या होता है कि जब भी कोई वॉर लगता है तो यूनाइटेड नेशंस आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि नहीं तुम एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करोगे। ऐसा हमेशा होता नहीं है कि वो सभी को बोल रहा है, वो अमेरिका कभी ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऐसा ही काम कर रहा है। लेकिन हंस मॉर्गन्थो ये कहते हैं कि अगर हम अपना डिप्लोमेसी सही से करेंगे, दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन ठीक से रखेंगे, अपना पावर, अपने नेशनल इंटरेस्ट को बरकरार रखेंगे, तो हमें ना तो सिक्योरिटी डिलेमा होगा और बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश रहेगा, ठीक है। तो रियलिज्म में हम लोग देखते हैं कि मेन जो इम्पोर्टेंस है वो स्टेट को दिया जा रहा है और स्टेट को ह्यूमन नेचर की तरह इलास्ट्रेट करके नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा अहमियत दिया जा रहा है। और वो हमेशा ये कह रहे कि दूसरे के बारे में नहीं, अपना स्टेट को हमेशा इम्पोर्टेंस दो और ये कोशिश करो कि हमेशा बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे ताकि सिक्योरिटी डिलेमा ना हो, ठीक है। अब आते हैं नियो रियलिज्म में, या जिसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल रियलिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि नियो रियलिज्म में मेन जो इम्पोर्टेंस है वो स्ट्रक्चर को दिया जा रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कैसे एक्टर्स इन ए सिस्टम स्टैंड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब ये एक्टर क्या है? जैसे रियलिज्म में हम लोग देखते हैं कि स्टेट को एक्टर माना जा रहा है, मतलब जो भी हो रहा है पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस में उसमें कौन एक्टर कर रहा है, वो है स्टेट,
ठीक है। जैसे मानिए जब हम मूवी देखते हैं तो मेन कभी कभी क्या होता है कि हीरो होता है मेन एक्टर एक मूवी में, लेकिन आजकल जो बहुत सारे मूवीज़ आ रहा है जहाँ पे स्टोरी मेन एक्टर होता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये चीज़ आ गया है। पहले क्या था, पहले सिर्फ स्टेट था जो इंटरनेशनल रिलेशंस में मेन एक्टर था, लेकिन अभी नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ चुका है, क्योंकि एक्सटर्नल सिक्योरिटी नहीं इंटरनल सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंस पा रहा है। और टेररिज्म, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत सारे जो बाहर के शत्रु या शक्ति है जो हमारा स्टेट के जो इंटरनल सिक्योरिटी है या इंटरनल इंटरेस्ट है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए सिर्फ स्टेट को अगर हम एक्टर मानेंगे तो हम पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिक्स को नहीं समझ पा रहे। इसीलिए रियलिज्म में इगोइज्म को मेन बताया जाता है और न्यू रियलिज्म में एनार्की को मेन बताया जाता है, क्योंकि सिर्फ स्टेट नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ गया। एनार्की का मतलब क्या है? एनार्की का मतलब जहाँ पे स्टेट का कोई सिस्टम या कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो नियो रियलिस्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड के जो सिस्टम है उसको एनार्की बताता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ स्टेट का कंट्रोल नहीं रहा। फॉर एग्जांपल मानिए टेररिज्म आप देख लीजिए, या फिर जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है उनके एक्टिविटीज़ देख लीजिए, उसके ऊपर क्या एक स्टेट का कोई कंट्रोल है? नहीं है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में अपना काम कर रहा है, ठीक है। चाहे वो इकोनॉमिक्स की बात हो, फाइनेंशियल बातें हो, या फिर सिक्योरिटी की बातें हो। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि मानिए फॉर एग्जांपल ये पोलैरिटी की बात करते हैं। मानिए फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे यूनिपोलर सिस्टम है या बाइपोलर सिस्टम है या मल्टीपोलर सिस्टम है, ठीक है। मानिए पोलैरिटी आप लोगों को पता होगा कि जैसे एक जो सिस्टम है, जैसे पोल को आपको पता होगा कि एक मैग्नेट होता है और जो लोहे का टुकड़ा है वो मैग्नेट से खींचा चला आता है, राइट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये जो लोहे का टुकड़ा है वो स्टेट है और मैग्नेट होता है ग्रेट पावर। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड में पोल होता है जिसमें क्या होता है कि ग्रेट पावर होता है, बाकी सारे जो कंट्रीज़ है वो उस पोल से खींचे रहते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग बाइपोलर सिस्टम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि दो पोल है, दो ग्रेट पावर है या दो मैग्नेट है, एक है अमेरिका और दूसरा है रशिया, ठीक है। और जितने कम्युनिस्ट कंट्री थे वो रशिया के साथ जुड़े पड़े थे, वो लोहे का टुकड़ा जो है वो रशिया के साथ जुड़े पड़े थे। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे वो अमेरिका के साथ जुड़े पड़े थे, ठीक है। तो ऐसे करके दो पोल हो गया। अब जब रशिया एक पोल नहीं रहा और एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ तो लोग झगड़ा करने लगे एक दूसरे से। जो स्कॉलर्स है वो बोलने लगे, कुछ लोग बोले कि यूनिपोलर है क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही है पूरे वर्ल्ड में जो पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अमेरिका धीरे धीरे पता चला कि उतना इम्पोर्टेंस नहीं पा रहा है या उतना पावर नहीं पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए 2000 के बाद हम लोग देखते हैं चाइना भी बहुत पावरफुल हो जा रहा है, सुपर पावर्स आ रहा है जिसमें जापान है, इंडिया भी एज ए सुपर पावर इवॉल्व कर रहा है। उसके बाद बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो भी एक एक पोल बन जा रहा है, जो भी कंट्रोल कर रहा है पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को। तो ऐसे करके कुछ लोग बोलते हैं मल्टीपोल है, ठीक है। तो न्यू रियलिस्ट ये कहते हैं कि तुम पहले देखो कि स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वो यूनिपोलर है, बाइपोलर है, मल्टीपोलर है, या जिस एरिया में आप रह रहे हो जहाँ के आप इंटरनेशनल रिलेशंस को डिसाइड करना चाहते हो वो कैसे कौन से रिलेशन में खड़े हैं एक दूसरे के साथ। और उसके बाद तुम डिसाइड करो कि तुम अपना जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कैसे स्ट्रक्चर करोगे, या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, कौन सी तरफ जाने में है। मानो तुम एक अकेला यूनिट हो और तुम कोई एक सिस्टम में जाना चाहते हो, तो पहले तुम देखो कि वहाँ पे
कौन क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, और उस हिसाब से तुम अपना फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करो, ठीक है। लेकिन कैसे डिसाइड करोगे, मतलब तुम एग्रेसिव हो गए या मॉडरेट हो गए। इसके वजह से क्या होता है कि हम न्यू रियलिज्म में दो हिस्सा देखते हैं, एक है डिफेंसिव रियलिज्म और एक है ऑफेंसिव रियलिज्म। मतलब स्ट्रक्चर तुमने डिसाइड कर लिया, ठीक है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म तो है दोनों रियलिज्म, मतलब वो स्ट्रक्चर को देखने के लिए बोल रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर डिसाइड करने के बाद तुम अपना जो पॉलिसी है वो कैसा रखोगे, तुम सबको मारोगे, एग्रेसिव हो गए, या फिर अपना खुद का नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी को देखते रहोगे और ऑफेंसिव रहोगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि केनेथ वॉल्स जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखते हैं 1979 में, वो डिफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि मॉडरेट एंड रिजर्व पॉलिसीज टू अटेन नेशनल सिक्योरिटी चाहिए। मतलब हम लोगों को अपना जो जातीय सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसको मेंटेन रखना है, हमको दूसरे को जाके अटैक नहीं करना है। अगर हमें कोई अटैक कर रहा है तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन हम कभी फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे, जो हम इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में भी देखते हैं कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई अटैक कर रहा है तो हम उसको जवाब देंगे, ठीक है। लेकिन जॉन जे मार्शाइमर जो लिखते हैं द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 में, वो ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि आप हमेशा अपना सिक्योरिटी के लिए अपना पावर को बढ़ाओ और एग्रेसिव एक्सपेंशन करो, डोमिनेशन करो, और वो हेजिमोनिक थ्योरी की बात करता है, ठीक है। मतलब मानिए जो पाकिस्तान के पॉलिसी में हम देखते हैं कि हमेशा अपना पूरा जो जोर है वो अपना आर्मी में लगा देता है और हमेशा कोशिश करता है कि सबके ऊपर वो कंट्रोल करे, ठीक है। जो हम चाइना के पॉलिसी में भी देखते हैं कि वो एग्रेसिव पॉलिसी पे बिलीव करता है, ठीक है। तो दैट इज़ द डिफरेंस। अब इसमें एक छोटा सा मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ तो आप लोगों को ये समझ में आएगा ऐसा थ्योरी इन लोग क्यों दे रहा है। क्योंकि मैंने बार बार आप लोगों को ये कहती हूँ कि जो एक थ्योरी देता है उसके अगर आप पर्सनल लाइफ को जानेंगे तो बहुत आराम से आप समझ पाएंगे वो कैसा बोल रहा है। जैसे केनेथ वॉल्स एक बहुत ही बढ़िया स्कॉलर है, पूरा ज़िंदगी भर उन्होंने पढ़ाया है, तो ऑब्वियसली उनका जो थ्योरी है वो ऑफेंसिव नहीं होगा, वो डिफेंसिव ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो लड़ाई नहीं चाह रहा होगा। लेकिन जॉन मार्शाइमर जो है वो आर्मी में थे और काफ़ी अच्छे पोस्ट में थे, तो उसके बाद जब वो आर्मी से रिटायर करके पढ़ाना शुरू किए तो वो ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करता है। मतलब वो बोल रहा है कि मारो पीटो सबको और अपना जोर दिखाओ, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी नेचुरल, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म। आई थिंक आप लोगों को आइडियलिज्म और रियलिज्म और न्यू रियलिज्म के बीच का जो अंतर है वो समझ में आया होगा। इसके अगला जो थ्योरी है वो हम सिस्टम थ्योरी, गेम थ्योरी और फेमिनिज्म हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते।